नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केवल मैसूरिया। स्टूडेंट्स, तो हम फोटोसिंथेसिस के बारे में देख रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस के apparatus के बारे में देखा था। लाइट अरेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, फोटो सिस्टम क्या है, वो सब कुछ देखा था। अगर दोस्तों आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीडियो देख कर आइए। दोस्तों, तो हमने लास्ट में बात की थी कि फोटोसिंथेसिस है मेनली दो फेज में हो रहा है। पहले है लाइट रिएक्शन, दूसरा है डार्क रिएक्शन। दोस्तों, हमने देखा था कि लाइट रिएक्शन में एटीपी एंड एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है। लाइट रिएक्शन है वो थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन के ऊपर होती है, उसमें ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, H2 का स्प्लिटिंग होता है, और जो एटीपी एंड एनएडीपीएच बना है वो एटीपी एंड एनएडीपीएच के इस्तेमाल करके डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। वो सब कुछ हमने देख लिया था, बट उसकी डिटेल में स्टडी नहीं की थी दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में डिटेल में। हमने देख लिया था कि लाइट रिएक्शन में भी नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक रिएक्शन होता है। नॉन साइक्लिक में PS1 एंड PS2 दोनों इस्तेमाल होते हैं, साइक्लिक में सिर्फ PS1 इस्तेमाल होता है। नॉन साइक्लिक में एटीपी एंड एनएडीपीएच दोनों का फॉर्मेशन होता है, साइक्लिक में सिर्फ एटीपी का फॉर्मेशन होता है। नॉन साइक्लिक रिएक्शन में H2 का स्प्लिटिंग होता है, साइक्लिक रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, H2 का स्प्लिटिंग नहीं होता। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे हम कि लाइट रिएक्शन जो हो रही है, एटीपी एंड एनएडीपीएच बन रहा है, वो लाइट रिएक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं। लाइट रिएक्शन हो रही है थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन पर, तो कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो देखेंगे आज पहले। बाद में हम देखेंगे नॉन साइक्लिक रिएक्शन के बारे में। नॉन साइक्लिक रिएक्शन की डिटेल में स्टडी करने के बाद देखेंगे हम साइक्लिक रिएक्शन के बारे में। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि नॉन साइक्लिक रिएक्शन और साइक्लिक रिएक्शन डिफरेंट क्यों है, साइक्लिक रिएक्शन कब होती है नॉर्मली, और सब कुछ मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, चलो देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन को डिटेल में देखने से पहले हम पहले वो देख ले कि कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं लाइट रिएक्शन में। बाद में हम देखेंगे नॉन साइक्लिक रिएक्शन क्या है, कैसे हो रही है, साइक्लिक रिएक्शन कैसे हो रही है। तो सबसे पहले देख ले कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं लाइट रिएक्शन में। तो सबसे पहले होता है फोटो सिस्टम। जो हमने देखा था थाइलेकोइड्स के मेम्ब्रेन के ऊपर जो फोटो सिस्टम होता है, जो फोटो सिस्टम PS1 एंड PS2 है वो 680 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। PS1 है 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो वो ऐसे P700 एंड P680, PS1 एंड PS2 दो फोटो सिस्टम यूज होते हैं लाइट रिएक्शन के लिए। दूसरा, लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंस होते हैं। तो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंस है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो सबसे पहले होते हैं फियोफाइटिन, बाद में होता है A0 कॉम्प्लेक्स जो क्लोरोफिल ए के लिए है, A1 कॉम्प्लेक्स जो फाइलोक्विनोन को कोड करता है, A2 कॉम्प्लेक्स FAS के लिए, PQ यानी कि प्लास्टोक्विनोन कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो मेन कॉम्प्लेक्स है इलेक्ट्रॉन कैरियर। बाद में प्लास्टोसाइनिन PC, FRS पैराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, FD, FNR, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है दोस्तों। याद रखना आप ये सब कुछ के नाम। फियोफाइटिन, A0 कॉम्प्लेक्स, A1 कॉम्प्लेक्स, A2 कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, FRS, FD, FNR, वो सब कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉम्प्लेक्स है। जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट होता है तो उसको एक्सेप्ट करके आगे भेजता है। तो हम आगे देखेंगे, बाद में क्लियर होगा। और एटीपी सिंथेटाइज प्रेजेंट होता है F0 F1 पार्टिकल्स जो एटीपी फॉर्मेशन के लिए यूजफुल होते हैं, F0 एंड F1 पार्टिकल्स, वो भी हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं नॉन साइक्लिक रिएक्शन क्या होती है, नॉन साइक्लिक रिएक्शन कैसे होती है। तो लाइट रिएक्शन के अंदर आज हम देखेंगे नॉन साइक्लिक रिएक्शन। हमने लाइट रिएक्शन में देखा नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक रिएक्शन हो रही है।
तो सबसे पहले हम नॉन साइक्लिक रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो हम देखेंगे नॉन साइक्लिक रिएक्शन क्या है, कहाँ पर हो रही है नॉन साइक्लिक रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है नॉन साइक्लिक रिएक्शन में, और एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉन साइक्लिक रिएक्शन हो कहाँ पर रही है। तो हम जानते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, उस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में ये जो पार्ट्स है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, इसको हम बोलते हैं ग्रेना, और ग्रेना के सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं थैलेकोइड। ये जो सिंगल यूनिट है ग्रेना का उसको हम बोलते हैं थैलेकोइड। तो ये जो थैलेकोइड है उसके मेम्ब्रेन के ऊपर नॉन साइक्लिक रिएक्शन हो रही है, थैलेकोइड्स के मेम्ब्रेन के ऊपर। इसको अगर हम जूम करें थैलेकोइड्स, उसका है मेम्ब्रेन, यहां पर हो रही है नॉन साइक्लिक रिएक्शन। दोस्तों हम जानते हैं कि ये PS1 PS2 दोनों थैलेकोइड्स के मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, और यहां पर होती है नॉन साइक्लिक रिएक्शन। आप याद रखना नॉन साइक्लिक रिएक्शन कहां पर हो रही है, थैलेकोइड्स के मेम्ब्रेन के ऊपर। तो चलो आज हम देखते हैं नॉन साइक्लिक रिएक्शन। दोस्तों हम नॉन साइक्लिक रिएक्शन को जेड स्कीम भी बोल सकते हैं या तो जिगजैग सिस्टम भी बोल सकते हैं। क्यों जेड स्कीम बोल सकते हैं, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो पूरी प्रोसेस में कहीं ना कहीं जेड बन रहा है, इसलिए इसको हम जेड स्कीम भी बोल सकते हैं। मालूम पड़ा। तो सबसे पहले देखते हैं कि थैलेकोइड्स के मेम्ब्रेन के ऊपर जो PS2 रहा है, उस PS2 के ऊपर सनलाइट गिरती है। तो PS2 के ऊपर सनलाइट गिरने की वजह से PS2 में से इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होते हैं, उत्तेजित होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन PS2 में से निकलता है उस इलेक्ट्रॉन को कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि PS2 के पास इलेक्ट्रॉन आए कहां से। तो PS2 के पास इलेक्ट्रॉन दोस्तों ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के पास से आए। तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के पास से इलेक्ट्रॉन कहां पर आए, तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन कहां से मिले, H2O का स्प्लिटिंग होने की वजह से। दोस्तों हम जानते हैं कि पूरी प्रोसेस हो रही है थैलेकोइड्स के मेम्ब्रेन के ऊपर, और ये जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, ये जो लुमेन है यहां पर प्रेजेंट है। तो लुमेन के अंदर, थैलेकोइड्स के लुमेन के अंदर H2O का स्प्लिटिंग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन है वो मिलता है। तो सबसे पहले PS2 के ऊपर सनलाइट गिरने की वजह से PS2 टायरोसिन Z में से इलेक्ट्रॉन छीनता है। टायरोसिन Z क्या है दोस्तों, ये टायरोसिन Z मीडिएटर है। कौन सा मीडिएटर, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स और PS2 के बीच का मीडिएटर टायरोसिन Z है, और ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में से इलेक्ट्रॉन को छीनकर PS2 को देता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि PS2 ने टायरोसिन Z में से इलेक्ट्रॉन छीना, टायरोसिन Z ने ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में से इलेक्ट्रॉन छीना, और ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ने H2O का स्प्लिटिंग हुआ, उनमें से इलेक्ट्रॉन छीना। मालूम पड़ा। तो थैलेकोइड्स के ल्यूमेन के अंदर H2O का स्प्लिटिंग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकले, इधर बाय प्रोडक्ट्स की तरह ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ। H2O के स्प्लिटिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकले, उस इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में गया। जब सनलाइट गिरी तो अपनी ऑक्सीडाइजेशन स्टेट में आया, तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ने इलेक्ट्रॉन दिए टायरोसिन Z को, और टायरोसिन Z ने इलेक्ट्रॉन दिए PS2 को। मालूम पड़ा। तो आप ये याद रखना, PS2 और ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के पास मीडिएटर कौन है, तो टायरोसिन Z। ये भी याद रखना दोस्तों कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के साथ साथ यहाँ पर कोफैक्टर की तरह पर कौन काम कर रहा है, तो इधर Mn4CaO5, यानी कि मेनली मैंगनीज के 4 मॉलिक्यूल्स है, वो कोफैक्टर की तरह फंक्शन करते हैं।
तो ये याद रखना, H2O का स्प्लाइटिंग है थाइलेकोइड्स के ल्यूमेन के ऊपर हो रहा है। तो H2O का स्प्लाइटिंग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकले और PH2 को मिले। PH2 में से ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन ने एक्सेप्ट किया। दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी रुकता नहीं है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में फ्लो ही होता है, यानी कि पूरा चलता है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर यूज भी नहीं होते हैं, कहीं रुकता भी नहीं है। PH2 के पास से इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हुए तो इलेक्ट्रॉन सीधा गया फियोफाइटिन के पास। फियोफाइटिन ने दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, फियोफाइटिन में से वो दो इलेक्ट्रॉन आगे गए प्लास्टोक्विनोन ए के पास। दोस्तों प्लास्टोक्विनोन ए में से इलेक्ट्रॉन गए प्लास्टोक्विनोन बी के पास। प्लास्टोक्विनोन के पास से वो इलेक्ट्रॉन गया साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन गया प्लास्टोसाइनिन के पास। अब जब प्लास्टोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन गया, अब जब भी सनलाइट PS1 के ऊपर गिरती है तो PS1 है और प्लास्टोसाइनिन के पास से इलेक्ट्रॉन को छीनता है। तो ऐसे इस फ्लो में, इलेक्ट्रॉन फ्लो में PS2 के पास से इलेक्ट्रॉन है PS1 को मिले। अब जब भी सनलाइट PS1 के ऊपर गिरती है तो PS1 में से इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन PS1 के पास से गया A0 कॉम्प्लेक्स के पास, A0 कॉम्प्लेक्स के पास से गया A1 कॉम्प्लेक्स के पास, उससे आगे गया A2 कॉम्प्लेक्स के पास। A2 कॉम्प्लेक्स के पास वही इलेक्ट्रॉन गए फेरेडॉक्सिन के पास और वही दो इलेक्ट्रॉन गए FNR के पास। दोस्तों यहां पर FNR से वो दो इलेक्ट्रॉन्स है, उसने दो NADPH के मॉलिक्यूल्स बनाए, यानी कि NADP ने एक्सेप्ट करे और NADP में से दो NADPH के मॉलिक्यूल्स बने। तो ऐसे इधर ATP का फॉर्मेशन हो रहा है और NADPH बनता है। तो दोस्तों ये नॉन साइक्लिक रिएक्शन में ATP का भी फॉर्मेशन हुआ और NADPH भी बना। बट याद रखना ATP और NADPH जो बना है वो स्ट्रोमा के अंदर बनता है। ये जो पूरी साइकिल चल रही है नॉन साइक्लिक रिएक्शन, नॉन साइक्लिक रिएक्शन पूरी थाइलेकोइड्स के मेम्ब्रेन के ऊपर हो रही है। H2 का स्प्लाइटिंग थाइलेकोइड्स के ल्यूमेन में हो रहा है और NADPH और जो ATP बनता है वो इधर बनता है, यानी कि स्ट्रोमा के अंदर बनता है। याद रखना है दोस्तों। इधर इलेक्ट्रॉन PH2 में से निकले और वापस PH2 में नहीं आए। आपको इधर दिखाई दे रहा है कहीं इधर जो इलेक्ट्रॉन निकले वो वापस इधर आए? नहीं। PH2 में जो इलेक्ट्रॉन एक बार निकले वो फिर से वापस PH2 के पास नहीं आते, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं नॉन साइक्लिक रिएक्शन। और पूरा Z शेप में रिएक्शन होता है और जिगजैग फॉर्म में होता है, इसलिए बोलते हैं Z स्ट्रीम रिएक्शन और जिगजैग सिस्टम रिएक्शन। दोस्तों तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलता कैसे है? तो दोस्तों रेडॉक्स पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ये याद रखना, रेडॉक्स पोटेंशियल्स की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। आप देख सकते हो ये रेडॉक्स पोटेंशियल, फियोफाइटिन का रेडॉक्स पोटेंशियल सबसे कम है। जैसे जैसे रेडॉक्स पोटेंशियल बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में आगे चलता है। मालूम पड़ा? तो याद रखना दोस्तों कि सबसे पहले PH2 के ऊपर सनलाइट गिरने की वजह से उनमें से दो इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हुए। उस दो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में से PS1 के पास पहुंचे और PS1 के पास से वो FNR के पास पहुंचे। वहां पर दो NADPH मॉलिक्यूल्स बना और वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स PH2 में से निकले थे और फिर से वापस PH2 में नहीं आए, इसलिए उसको बोला जाता है नॉन साइक्लिक रिएक्शन। और
pH2 को कहां से इलेक्ट्रॉन मिले? तो pH2 को इलेक्ट्रॉन मिले ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मीडिएटर टायरोसिन Z को इलेक्ट्रॉन देता है, मीडिएटर टायरोसिन Z है तो pH2 को इलेक्ट्रॉन देता है। तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन कहां से आए? H2 का स्प्लिटिंग होने की वजह से। थैलेकोइड्स के ल्यूमेन के अंदर H2 का स्प्लिटिंग होने की वजह से ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन आए, उसने टायरोसिन Z को दिया, उसने इलेक्ट्रॉन pH2 को दिया। जब भी pH2 के ऊपर लाइट गिरी तो pH2 में से इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हुए। तो ये फ्लो आप पूरा याद रखना। pH2 में से सबसे पहले फियोफाइटिन के पास से प्लास्टोक्विनोन में से साइटोक्रोम B6F में से प्लास्टोसाइनिन, उसके पास से फोटोसिस्टम 1, उसके पास से A0 कॉम्प्लेक्स, A1 कॉम्प्लेक्स, A2 कॉम्प्लेक्स, फेराडॉक्सिन एंड FNR, वहां बनता है 2NADPH। दोस्तों ये NADPH और ATP का फॉर्मेशन हो रहा है वो स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है। तो माइंड में आप एक क्लियर कर देना कि ATP एंड NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है वो स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है। ये पूरी नॉन साइक्लिक रिएक्शन चल रही है और नॉन साइक्लिक रिएक्शन थाइलेकोइड्स के मेम्ब्रेन के ऊपर चल रही है और H2 का स्प्लिटिंग हो रहा है और H2 का स्प्लिटिंग हो रहा है थाइलेकोइड्स के ल्यूमेन के अंदर। दोस्तों तो आज हमने बात की नॉन साइक्लिक रिएक्शन की और नॉन साइक्लिक रिएक्शन में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट्स है वो हमने देखा। दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का जो सही मार्ग है वो याद रखना। दोस्तों नॉन साइक्लिक रिएक्शन देखने के बाद अब अगले लेक्चर में बात करेंगे साइक्लिक रिएक्शन में क्या होता है, साइक्लिक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कौन कौन से यूज होता है और साइक्लिक रिएक्शन क्यों होता है और कब होता है वो हम देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर फोटोसिंथेसिस का टॉपिक सीक्वेंस वाइज देखने के लिए हमारी चैनल केवल मैसूरिया के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों।